जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ठ के बाद प्रारंभिक हिंदी की तरफ बढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग कल की क्लास में, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, तो मध्यकाल में ब्रज और अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास देखेंगे। ठीक है, फिर सिद्धनाथ साहित्य, खुसरो साहित्य, संत साहित्य, रहीम आदि कवियों और दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज देख लेते हैं कि क्या क्या प्रश्न इस पे बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब ये भी पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है, तो संभावित या पूछे गए प्रश्न प्रारंभिक हिंदी में, तो जैसे ऐसे प्रश्न आ सकता है कि टिप्पणी कीजिए प्रारंभिक हिंदी की ध्वनि संरचना के संदर्भ में। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछ सकता है। फिर पूछ सकता है कि प्रारंभिक हिंदी की व्याकरणिक विशेषताएं बताइए, है ना। प्रारंभिक हिंदी की शब्दकोशीय प्रवृत्तियां, इस पर टिप्पणी करने को दे सकता है। ठीक है, या आरंभिक हिंदी की प्रमुख विशेषताओं का परिचय दीजिए। तो इसमें आपको इन तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी ध्वनि संरचना, थोड़ी थोड़ी व्याकरणिक संरचना, थोड़ी थोड़ी शब्दकोशीय प्रवृत्तियां, ये सब आपको लिखनी पड़ेंगी। यूपीएससी में देखिए 10 नंबर का पूछा गया था। ठीक है, तो 10 नंबर का पूछा गया था, तो मेरे हिसाब से 1 से 1.5 पन्ना लिखेंगे तो अपने आप में सफिशिएंट है। ठीक है, तो लगभग 60 से 70 शब्दों में आपको ध्वनि संरचना लिखनी है और 30 से 40 शब्दों में व्याकरणिक संरचना और 10 से 15 शब्दों में, 20 शब्दों में शब्दकोशीय प्रवृत्तियां लिखनी है और 15-20 शब्दों में भूमिका और 15-20 शब्दों में निष्कर्ष, ये जैसे देना है। ठीक है, तो एक बार हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर प्रश्न पूछ सकता है यूपीएससी में पुरानी हिंदी के स्वरूप पर प्रकाश डालिए, है ना, या पुरानी हिंदी के स्वरूप को रेखांकित करते हुए पुरानी हिंदी के 2 उदाहरण दीजिए। तो पुरानी हिंदी में कौन से 2 उदाहरण मिलते हैं, पुरानी हिंदी के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए और 2 साहित्यिक भाषा के रूपों को भी नाम बताइए। ठीक है, तो नाम बता देना आपको यहाँ पे स्वरूप को स्पष्ट करते हुए, है ना। तो जब भी स्वरूप को स्पष्ट करेंगे तो उसमें भी हम लोग प्रारंभिक हिंदी की ध्वनि संरचना, व्याकरणिक संरचना और शब्दकोशीय प्रवृत्तियों को समेटने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला-जुला के अगर हम लोग ध्वनि संरचना, व्याकरणिक विशेषताएं और शब्दकोशीय प्रवृत्तियों को देख लेते हैं तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, इग्नू में लगभग जो, जैसे यहाँ पे देखिए दिया, 2 साहित्यिक भाषा रूपों के नाम बताइए। ठीक है, तो जो इग्नू की बुक है उसमें अपभ्रंश से ही लगभग मान लिया गया है कि पुरानी हिंदी अपभ्रंश के बाद, यानी कि परवर्ती जो अपभ्रंश है तभी से आरंभिक हिंदी की शुरुआत मान ली गई है। ठीक है, और आरंभिक हिंदी के संदर्भ में उन्होंने आदिकाल में लगभग 13 जो है 13 प्रवृत्तियां या 13 रूप जो बताए हैं आदिकाल में, वो प्रारंभिक हिंदी के माने हैं। उसमें से कुन कुन चीजों पे चर्चा की गई, तो कोई भी आप 2 साहित्यिक भाषा रूप के नाम बता सकते हैं। ऐसे ही पूछा है कि पुरानी हिंदी के स्वरूप को रेखांकित करते हुए पुरानी हिंदी के 2 उदाहरण दीजिए। तो चाहिए तो किसी भी साहित्यिक भाषा के रूप में, जैसे डिंगल पिंगल की चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो एक अलग से टिप्पणी भी आ सकती है डिंगल और पिंगल पे, है ना। तो हम लोग एक टिप्पणी वाला प्रश्न भी कर लेंगे कि डिंगल और पिंगल पे टिप्पणी कीजिए, है ना। तो शुरुआत करते हैं हम लोग फिर से वही वाला हम लोग का जो भी हम लोग का पैटर्न रहेगा वैसा ही रहेगा। भूमिका आपको लिखना बता दिया जाएगा, तो हम लोग को करना भी यही है कि जितने भी ये इस टाइप के प्रश्न होते हैं इसमें भूमिका और निष्कर्ष हमारा पहले से तैयार रहेगा। मुख्य भाग का कंटेंट आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ठ लगभग सेम है, थोड़े थोड़े से बढ़ते जा रहे हैं, भाषा सरलीकरण कृत होती जा रही है, तो थोड़ा थोड़ा सा आपको अंतर दिखेगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं वैसे ही पुरानी हिंदी। अच्छा, जब भी पुरानी हिंदी की बात करेंगे तो ये कहना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा कि पुरानी हिंदी का आरंभ कब से होता है। ठीक है, सन 1000 ईस्वी के आसपास जो नव भारतीय आर्य भाषाएं हैं वहां से हम लोग मान सकते हैं कि पुरानी हिंदी का उदय होना शुरू होता है। ठीक है, जैसे 8वीं 9वीं शताब्दी की में जो सिद्धों की भाषा है उसको हम लोग मान सकते हैं कि इसमें जो अपभ्रंश, सिद्धों की भाषा अपभ्रंश अवहट्ठ की जो भाषा थी, उसमें से मान सकते हैं कि हिंदी थोड़ी सी वहां पे दिखनी शुरू होती है। ठीक है, जैसे रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में उन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था उसमें बताया था कि सिद्धों की वाणियों से हम लोग पुरानी हिंदी को मान सकते हैं। ठीक है, सरहपा कन्हपा जो सिद्ध कवि थे, इन्होंने जो इनकी जो भाषा थी वो जन भाषा के निकट थी और इसी में हिंदी के शब्द रूप लगभग दिखते हैं। इसी प्रकार सिद्धनाथ साहित्य में दिखते हैं, जैन कवियों में दिखते हैं। ठीक है, विद्यापति के काव्य में दिखते हैं, स्वयंभू के काव्य में दिखते हैं, सिद्धनाथ साहित्य में दिखते हैं थे ही। ठीक है, अवधि में जो मुल्ला दाऊद की चंदायन है उसमें कुछ प्रारंभिक हिंदी के मिलते हैं, है ना। जयदेव के क्या कहते हैं, कबीर की परंपरा में। ठीक है, दक्षिणी बोली में अमीर खुसरो का जो काव्य है उसमें प्रारंभिक हिंदी के आपको लक्षण दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे खुसरो रैन सुआकी जागी पी के संग मन मेरो तन पीऊ को दो भय एक रंग, कैसे तन मेरो
मन पीऊ को, हाँ, तन मेरो मन पीऊ को दो भय एक रंग, ठीक है। या मोरा मुझसे श्रृंगार करावत, आगे बढ़ के मान बढ़ावत, क्या का सकी साजन ना सकी, सॉरी, मेरा मुझसे श्रृंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत, वासे चिक्कन ना को दिशा, का सकी साजन ना सकी सीसा, ठीक है। तो ये सब जो उदाहरण थे अमीर खुसरो के, आपको पुरानी आधुनिक हिंदी ही दिखाई देती है, ठीक है, लेकिन प्रारंभिक हिंदी का उदाहरण वहां से माना जा सकता है, ठीक है। फिर ऐसे ही जो राउल बेली है, रोडाकृत राउल बेली, वहां से हम लोग मान सकते हैं कि प्रारंभिक हिंदी है, ठीक है। राजस्थान और उसके आसपास की जो भाषाएं थी, डिंगल पिंगल, अभी हम लोगों ने चर्चा की, वहां से मांग सकते हैं ना। या शुद्ध राजस्थानी जो साहित्य है, वहां से भी हम लोग खड़ी हिंदी के लक्षण मिलते हैं। तो ये 12-13 लक्षण है जो आपको विभिन्न किताबों में मिल जाएंगी। इग्नू की बुक में भी 12-13 लक्षण है। सबसे बड़ी बात ये कि इन 12-13 लक्षण केवल आपको जानकारी के लिए बताए गए हैं। इनको जानना या न जानना, या इनको अपने आंसर में समाहित करना, ये अपने आप में बहुत कठिन चैलेंज है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बस आप इनको जान के रखिए, हाँ 13 साहित्यिक रूप मिलते हैं, और फिर इन्हीं की चर्चा कर सकते हैं, ठीक है, कि आदिकाल की भाषा के रूप में ये जो 13 रूप मिलते हैं। या केवल ऐसे बताइए, जब भी भूमिका आए, भूमिका की बात है, ठीक है, तो भूमिका में देख लीजिए ऐसा ही आएगा, आपको मिलेगा मटेरियल, ठीक है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि प्रारंभिक हिंदी या पुरानी हिंदी जिसको बोलते हैं, ये मध्यकालीन और नव्य भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी है, ठीक है। तो जब भी भूमिका आएगी तो आपको ये लिखना है कि प्रारंभिक हिंदी या पुरानी हिंदी, जो कि मध्यकालीन और नव्य भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी है, ये 8वीं और 9वीं शताब्दी में अभ्रंश और अभट्ट से जब पुरानी हिंदी का स्वरूप दिखना शुरू हो जाता है, और 13वीं 14वीं शताब्दी तक जाते जाते पहली बार हिंदी तथा उसकी बोलियों का स्वतंत्र रूप विकसित होने लगता है। बेसिकली पुरानी हिंदी या प्रारंभिक हिंदी, ठीक है, पुरानी या प्रारंभिक हिंदी की हम बात कर रहे हैं ना। इस आदिकालीन भाषा के 13 रूप प्रचलित थे, जो कि प्रारंभिक हिंदी के आधार है। तो आप इन 13 रूपों की चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे उसमें जैन कवियों का नाम, सिद्धनाथ कवियों का नाम, अमीर खुसरो के नाम, कबीर का नाम, विद्यापति का नाम, राजस्थानी भाषा में डिंगल पिंगल, ये जो चारण और भाट की भाषाएं थी, ठीक है, इनकी आप चर्चा कर सकते हैं कि आदि, ठीक है, आदि के 13 रूप प्रचलित थे, जो कि प्रारंभिक हिंदी के आधार है ना। फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम बता सकते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने परवर्ती अपभ्रंश से पुरानी हिंदी का उदय माना है, और उन्हीं के द्वारा जो पुरानी हिंदी दिया गया नामकरण आज तक प्रचलित है, ठीक है। इस भाषा को कुछ अन्य विद्वानों ने अन्य नामों से भी व्यक्त किया है, जैसे आचार्य द्विवेदी इसे उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं, ठीक है। डॉक्टर बच्चन सिंह, ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह इसको परवर्ती अपभ्रंश बोलते हैं, है ना। पंडित वासुदेव शरण अग्रवाल इसे उदयमान हिंदी बोलते हैं, है ना। शिव प्रसाद सितारे हिंद इसको परवर्ती संक्रांतिकालीन अपभ्रंश का नाम देते हैं। तो विभिन्न विद्वान विभिन्न नाम दे देते हैं। 50 नाम लिखने की जरूरत नहीं है, याद होगा भी नहीं, प्रयास भी मेरे हिसाब से मत करिएगा, ठीक है। 2-3 नाम याद कर लीजिए। जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम पुरानी हिंदी प्रसिद्ध है, तो जो लोग नेट जेआरएफ का पेपर दे रहे होंगे तो उसमें ऐसे प्रश्न पूछता है कि प्रारंभिक हिंदी को या प्रारंभिक हिंदी या प्रवर्ती अपभ्रंश को जो है पुरानी हिंदी किसने कहा था। तो ऑप्शन दे देगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आचार्य द्विवेदी, शिव प्रसाद सितारे हिंद, डॉक्टर बच्चन सिंह, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो उन लोग को याद करने की जरूरत पड़ती है जो लोग ऑप्शनल लिख रहे हैं नंबर पाने के लिए। मेरे हिसाब से याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि झूठे में दिमाग क्यों खपाना, है ना। तो फिर बात आती है कि जो आज की हिंदी है, यानी कि आदिकाल की जो भाषा है, इसके 13 रूप हैं, और हम लोगों ने चर्चा किया कि ये 13 रूप जो है प्रारंभिक हिंदी के आधार के रूप में काम करते हैं, ठीक है। जैसे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो मत है, ये हम लोग मान सकते हैं कि 11वीं शताब्दी, मतलब इनका मानना था पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मैं आपको बस एक मोटे मोटा अप्रोच के बारे में बता रहा हूँ, भूमिका में ये सब नहीं लिखनी है, ठीक है। इसमें से कुछ चीजें आप चाहिए तो भूमिका में लिख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स में बना लीजिएगा, ठीक है, लेकिन बस आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो जो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे, इनका मत था कि परवर्ती जो अपभ्रंश है वहीं से पुरानी हिंदी का उदय मानना चाहिए, ठीक है। यानी कि 11वीं 12वीं शताब्दी का जो परवर्ती अपभ्रंश है, यानी कि एक तरह से अवहट, ठीक है, वहां से पुरानी हिंदी का उदय माना जा सकता है। लेकिन कठिनाई की बात यह थी कि इस समय का जो संक्रांति काल है, जैसे परवर्ती संक्रांतिकालीन अपभ्रंश डॉक्टर शिव प्रसाद सितारे हिंद इसको बोलते हैं, और वो बोलते हैं कि इसका जो संक्रांति काल है, ठीक है, इसमें सामग्रियां इतनी कम मिली हैं कि किसी भाषा के ध्वनिगत या व्याकरणिक या शब्दकोशी प्रवृत्तियां हैं वो आपको अलग अलग नहीं दिखाई देती हैं। हम लोगों ने शुरुआती दिन में ही इसकी चर्चा की थी कि कोई भी भाषा अचानक से एकाएक बन नहीं सकती है, और या एकाएक खड़ी नहीं हो सकती है, ठीक है। भाषा को बनने में समय लगता है, लंबा समय लगता है। चिकनाहट
हटते हटते एक लंबा समय खंड बीतता है, तब कोई भाषा बनकर के उभरती है। ठीक है, तो ध्वनिगत और जो व्याकरणिक लक्षण है वो पूरी तरीके से आपको जानकारी नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे संदेश रासक था, प्राकृत पैंगलम था, प्राकृत का जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण था, वर्ण रत्नाकर था या कीर्तिलता था, इन सब की जो भाषा थी वो अवहट्ट थी। और दो चार पद इसमें अवधि के मिलेंगे, दो चार पद इसमें खड़ी बोली के मिलेंगे, दो चार पद इसमें दक्षिणी हिंदी के मिलेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो अवधि, खड़ी बोली और जो दक्षिणी हिंदी है, तीनों में से कोई भी एक भाषी ग्रंथ 1250 ईस्वी के पहले का उपलब्ध नहीं था। ठीक है, और यही तीन भाषाएं ऐसी हैं जिनकी परंपरा आगे चली है, और वास्तव में जिसकी हमको चर्चा करनी है, प्रारंभिक हिंदी या पुरानी हिंदी, लगभग यही हिंदी है। ठीक है, तो जब भी हम लोग बोलेंगे हिंदी, तो मध्य देश में जितने भी भाषाएं थी सबका समेकित रूप में, ठीक है, सबका जो जितनी भी बोलियां थी सबका सामूहिक रूप में हिंदी के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को जान लीजिएगा। तो जब भी भूमिका आएगा, ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना रहेगा प्रारंभिक हिंदी के बारे में, तो आप ये बताएंगे कि प्रारंभिक हिंदी या पुरानी हिंदी मध्यकालीन और नव्य भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। ठीक है, फिर आप बताएंगे कि 8वीं-9वीं शताब्दी में जब अपभ्रंश और अवहट्ट से पुरानी हिंदी दिखनी शुरू हो जाती है, परंतु 13वीं-14वीं शताब्दी में यह पहली बार हिंदी प्रारंभिक हिंदी के रूप में स्वतंत्र रूप से प्रकट होने लगी थी। ठीक है, और फिर बता सकते हैं आप कि आप विद्वानों का मानना है कि अवधि, खड़ी बोली और दक्षिणी हिंदी, ठीक है, तीनों जो है ये तीन ऐसी भाषाएं हैं जिनकी परंपरा आगे चली है। और प्रारंभिक हिंदी से जब हम बोलते हैं तो ये मध्यकाल में मध्य देश की क्या बोलते हैं उसको, मध्य देश की जो सारी बोलियां हैं इनका सामूहिक रूप को हम लोग हिंदी के रूप में जानते हैं। ठीक है, जो सारी बोलियां थी, है ना। अब अध्ययन आधार स्रोत भी, जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया, कि अपने आप में क्योंकि प्रामाणिक स्रोत नहीं मिलते हैं ना, दिक्कत की क्या बात है कि अवहट्ट, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी में इतने मामूली अंतर हैं कि आप, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, जो भी ये संदेश रासक थे, कीर्तिलता थे, इसमें कुछ पद अवधि के हैं, कुछ पद ब्रजभाषा के हैं, कुछ पद अवहट्ट के हैं, कुछ अपभ्रंश के हैं, है ना। तो प्रमाणिक स्रोत नहीं मिलते हैं, तो ये एक अपने आप में विवाद का प्रश्न उठता है। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे स्रोत हैं जैसे सरहपा, कण्हपा, सिद्ध रचनाएं, या जैन कवि जैसे पुष्पदंत स्वयंभू की रचनाएं थी, विद्यापति के पद थे, मुल्ला दायत की चंदाई की बात हम लोगों की, अमीर खुसरो के पद की बात की, राउल बेली की बात की, ये सारे जो है प्रमुख स्रोत माने गए हैं, है ना। और जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा की थी, जो डिंगल और पिंगल की, राजस्थानी भाषाओं में डिंगल और पिंगल की, जो डिंगल पिंगल जो भाषाएं हैं, उसमें भी जो भाषा थी उनकी प्रमाणिक नहीं मानी गई थी, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि रोडाकृत राउल बेली एकमात्र ऐसी कृति बचती है जिसमें एक भाषा के लक्षण मिलते हैं। ठीक है, और इन्हीं को, यानी कि राउल बेली के आधार पर ही हम लोग आरंभिक हिंदी का फैसला करते हैं। इसी के आधार पर हिंदी का जो पूर्व रूप है, प्रारंभिक हिंदी या आरंभिक हिंदी, उसका निर्धारण होता है। ठीक है, तो अध्ययन आधार स्रोत में आप चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो भूमिका में फिर से बता दे रहा हूं, भूमिका में क्या लिखेंगे कि प्रारंभिक हिंदी या आधुनिक हिंदी मध्यकालीन और नव्य भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं। फिर अगला स्टेटमेंट वहां पे क्या लिखिएगा, जैसा प्रश्न की मांग रहेगी। 15 शब्दों में रहेगा तो 3-4 लाइन का आप भूमिका लिखेंगे। 10 शब्दों में रहेगा तो केवल मध्यकालीन और नव्य भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है, जो कि 8वीं और 9वीं शताब्दी में अपभ्रंश और अवहट्ट के समय से ही पुरानी हिंदी दिखनी शुरू हो जाती है, परंतु 13वीं-14वीं शताब्दी के मध्य यह स्पष्ट रूप से स्वतंत्र प्रकट होकर दिखने लगती है। केवल भूमिका में इतना लिख देंगे, काम चला लेंगे, बाकी आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अध्ययन आधार स्रोत की थोड़ी चर्चा कर लेंगे चाहिए तो। ठीक है, कि प्रमाणिक रूप से यह एक विवादास्पद, इसके प्रमाणिक स्रोत जो है विवादास्पद है, परंतु राउल बेली के आधार पर, जो कि रोडाकृत राउल बेली है, इसके आधार पर हम लोग हिंदी का पूर्व रूप निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट केवल ऐसे ही लिख देंगे। आशा करता हूं सब चीज समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो पॉज करिएगा और फिर से वीडियो देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी डिंगल पिंगल या जो भी आपको चीजें दिक्कत हो रही हैं, ये सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे डिंगल और पिंगल पे एक टिप्पणी वाला प्रश्न भी आया था, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, है ना, टिप्पणी कीजिए डिंगल और पिंगल। बेसिकली डिंगल और पिंगल क्या थे, जो रासो काव्य परंपरा थी उसमें प्रवृत्तिगत आधार पर रासो काव्यों की भाषा थी। ठीक है, डिंगल और पिंगल। और डिंगल और पिंगल के संदर्भ में आप ये बता सकते हैं कि ये भाषा ने बेसिकली शैलियां थी, जो कि पूर्वी राजस्थान में व्याकरण सम्मत जो श्रृंगार शैली थी वो पिंगल थी, जो भाट कवि जिसमें लिखते थे। और डिंगल जो है वो पश्चिमी राजस्थान की ओजपूर्ण भाषा थी, जो युद्ध वर्णन में चारण कवियों ने प्रयोग किया था। ठीक है, तो इन सब चीजों को
भी हम लोग आगे करेंगे, अभी परेशान नहीं होना है। अभी जिस चीज़ पे भी आपको समस्या आएगी, आप कमेंट करके बताइएगा, उस चीज़ को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है? लेकिन जहाँ-जहाँ तक बताया जा रहा है, जो-जो चीज़ बताया जा रहा है कि इसको याद करना है, उसको याद करते हुए चलते चलिए, ठीक है? अच्छा, आप लोग से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अब तक जितने भी क्लासेस हुई हैं, ठीक है? वो सादे पन्ने पर, सादे पन्ने का मतलब ऐसा पन्ना, ठीक है? ये वाला सादा पन्ने पे, ठीक है? ये इग्नू की बुक है जिसे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? देखिए इसमें एक मैप भी बनाया गया था, जैसे इसमें आपको अगर दिख रहा होगा तो एक मैप भी बनाया गया था, जो कि हम लोग आगे मैप वगैरह का भी प्रयोग हिंदी में कैसे कर सकते हैं, इस पे भी थोड़ा-सा देखेंगे, है ना? थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग करेंगे ताकि परीक्षक थोड़ा-सा नंबर देने पे विवश हो जाए, है ना? ये हम लोग करते रहेंगे, इसके लिए परेशान नहीं होना है। अभी पहले काम क्या है कि एक बार प्रश्नों के माध्यम से सिलेबस कंप्लीट करना, ठीक है? फिर प्री के बाद आप लोग को अच्छे से वैल्यू एडिशन वगैरह भी कराया जाएगा। वैल्यू एडिशन अभी भी हो रहा है ना? आप देखेंगे जो भी कंटेंट आप जहाँ से भी पढ़ रहे थे, इसमें से कुछ आपको वैल्यू एडिशन होकर ही मिलेगा, ठीक है? तो मैं कहाँ पे था? हाँ, तो जितना भी A4 साइज के पेपर पे, सफेद पेपर पे अच्छे से सुंदर हैंडराइटिंग में जिसकी भी होगी, वो अपने नोट्स कम से कम पर्सनली मुझे शेयर कर देगा, ठीक है? मेरी टेलीग्राम आईडी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है? तो एक बार आप लोग शेयर कर देंगे तो उससे फ़ायदा ये रहेगा कि हम लोग को भी अगर एक बार कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आसानी रहेगी, ठीक है? मेरी टेलीग्राम आईडी @SATYA सत्या PRAKASH सत्यप्रकाश, ठीक है? सत्यप्रकाश _INDIA सत्यप्रकाश इंडिया, ठीक है? ये मेरी टेलीग्राम आईडी है। इस टेलीग्राम आईडी पे आप में से जो भी यह महान कार्य करना चाहेगा, वो यहाँ पे शेयर कर देगा, ठीक है? या इसके संदर्भ में अगर आपको कोई भी समस्या आ रही होगी, अरे भाई ये क्या हो गया? ठीक है, ये देखिए गायब हो गया था। सब डिलीट हो रहा है, 1 सेकंड। ये क्या हो गया? हो गया। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है? तो ये मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, है ना? तो @सत्यप्रकाश इंडिया _इंडिया पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, या सचिव जी का आपके पास नंबर होगा जिस पे आप लोग पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजते थे, यही वाला नंबर, ठीक है? 8840751912, इससे भी आप मैसेज कर सकते हैं, है ना? व्हाट्सएप या टेलीग्राम मैसेज आप करके भी पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? तो रिक्वेस्ट है आप लोग से जरूर कीजिएगा, है ना? अब देख लेते हैं कि प्रारंभिक हिंदी या पुरानी हिंदी की भाषा संबंधी विशेषताएं क्या हैं, क्योंकि टिप्पणी में देखिए ये सब पूछा है, भाषा संबंधी विशेषताएं, व्याकरणिक विशेषताएं, शब्दकोशीय प्रवृत्तियां, ठीक है? प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए तो ये तीनों में हो जाएंगी। पुरानी हिंदी के स्वरूप पर प्रकाश डालिए तो तीनों हो जाएगा। पुराने हिंदी के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए या रेखांकित करते हुए पुरानी हिंदी के 2 उदाहरण दीजिए तो डिंगल पिंगल के उदाहरण दे दीजिएगा। 2 साहित्यिक भाषा के रूप में बताइए तो उसमें भी डिंगल पिंगल का उदाहरण दे दीजिएगा। एकदम आराम से धूमधाम से चल जाएगा। या साहित्यिक भाषा रूप बताना है तो दक्षिणी हिंदी बता सकते हैं, और ब्रिज भाषा बता सकते हैं, अवधी बता सकते हैं, मतलब ये सब चीजें बता सकते हैं, ठीक है? 2 साहित्यिक भाषा रूपों के नाम। या पुरानी हिंदी के स्वरूप को अगर हिंदी के 2 उदाहरण देने हैं तो उसमें भी ब्रज भाषा के और दक्षिणी हिंदी के उदाहरण आप दे सकते हैं, है ना? तो आपकी चॉइस के ऊपर है, सारे बता दिए जाएंगे, आपके अपने हिसाब से दे लीजिएगा, ठीक है? भूमिका स्पष्ट हो गया था, ठीक है? प्रारंभिक हिंदी या पुरानी हिंदी की अगर भाषा संबंधी विशेषताओं की बात करें, ठीक है? तो इसमें आरंभिक हिंदी में निम्नलिखित स्वर आपको दिखाई देंगे। जैसे ह्रस्व स्वरों की बात करें तो अ, ई, उ, ए, ओ, ठीक है? और दीर्घ स्वरों की बात करें तो आ, ई, उ, बड़ा उ, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, बड़ा ए, ओ और बड़ा औ, ठीक है? औ, है ना? ये आपको दिखते हैं, ठीक है? जैसे हम लोगों ने उस दिन चर्चा की थी कि ए, ठीक है? ए और औ, ठीक है? ए और औ, इसका विकास जो है अवहट्ट में हो गया था, और ये ध्वनियाँ इसमें और ज़्यादा व्यापक रूप से दिखती है। जैसे मौर, ठीक है? मौर का मौर, ठीक है? मौर का मौर हो जाना, है ना? आव, आव का आवे, ठीक है? आव का आवे, है ना? ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखेंगी, ठीक है? और बहुत जैसे आवे, बोले, चखे, चितवे, ठीक है? है ना?
ये सारी चीजें मतलब जो भी ब्रज भाषा या अवधि अब आपको यहाँ से दिखनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आवे बोले चिते चितवे, ठीक है, वह ए औ, ठीक है, ये सारे आपको यहाँ पे दिखाई देने पड़ेंगे, दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सभी शब्द स्वरांत होने लगे थे और व्यंजनांत शब्दों की परंपरा यहाँ पे लगभग लुप्त हो जाती है। यानी कि संस्कृत के जो व्यंजनांत शब्दों की परंपरा थी उसका जो ह्रासमान स्वरूप था वो पाली प्राकृत से ही आपको आरंभ हो गया था, लेकिन यहाँ पे आकर के वो परंपरा जो है लगभग लगभग लुप्त हो जाती है। व्यंजनांत शब्दों की परंपरा लगभग लुप्त हो जाती है, जैसे जगत, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा जग। ये हम लोगों ने देखा था, वही चीजें यहाँ पे रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, है ना। री के स्थान पर, अच्छा, जो भी नोट्स बनाएगा वो थोड़ा सा उदाहरणवार लिख लेगा भाई, है ना, तो इससे क्या होगा, चीजें उनको भी याद रहेंगी, जितनी बार लिखेंगे उतनी चीजें याद रहेंगी। री के स्थान पे अ ई उरी आदि ध्वनियों का प्रयोग यहाँ पे वृहद मात्रा में बढ़ता है, जैसे वृद्ध का वृद्धो, बुड्ढ, वृद्ध का बुड्ढो, अमृत का अमीय, मृत्यु का मीचू, ठीक है, अमीय मूरिमय चूरन चारू, है ना, तो ये चीज हम लोगों ने देखा था। ठीक है, नच का नृत्य का नच, ठीक है, मृत्यु का मीच हो गया, नृत्य का नच हो गया। ठीक है, एक ये भी लिख सकते हैं उदाहरण, नृत्य का नच, ठीक है, ऋतु, इसका ऋतु, ठीक है, ये सारी चीजें हमको बताई गई थी, वही वाले उदाहरण है, कुछ नया नहीं है ना। कुछ शब्दों के स्वरों में हस्वीकरण की प्रवृत्ति यहाँ पे दिखती है। ठीक है, हस्वीकरण की प्रवृत्ति दिखती है, जैसे दिवाली का दीवारी हो जाना, ठीक है, दिवाली का दीवारी हो जाना हस्वीकरण के उदाहरण। ठीक है, आनंद का आनंद हो जाना, ठीक है, इसके अलावा जमाई, जमाई, जमाई का जमाई, ठीक है, ये सारे आपको दिखेंगे। कुछ स्वरों में आपको दीर्घीकरण की भी प्रवृत्ति दिखेगी। ठीक है, कुछ स्वरों में दीर्घीकरण की भी प्रवृत्ति दिखेगी, जैसे मनुष्य का मानुष, ठीक है, मानुष प्रेम भय बैंकुठी, नाहित कहें छार एक मुठी, है ना, तो मानुष, है ना। चित्र का चीत, मित्र का मीत, ठीक है, दर्प का दाप, ठीक है, दर्प का दाप, ये सब चीजें जो है आपको वहां पे दिखेंगी। कुछ शब्दों में स्वर परिवर्तन की भी घटनाएं आपको यहाँ से दिखनी शुरू हो जाती हैं, जैसे दिवस का देवस, ठीक है, नुपुर का नेउर, सैया का सेज, ठीक है, मुसाण, ठीक है, मसाण, मसाण का आपको क्या दिखता है, मुसाण, ठीक है, मसाण को मुसाण यहाँ पे लिखा जाना शुरू हो गया। ठीक है, पुरुष का यहाँ पे हो जाएगा, क्या बोलते हैं, पुरुष, ठीक है, पुरुष का पुरुष, है ना। और एक आधे एग्जाम्पल है, जैसे किवाड़, ठीक है, किवाड़ का आपको यहाँ पे कपाट, है ना, तो ये सारी एग्जाम्पल हैं। तो कुछ शब्दों में आपको स्वर परिवर्तन की भी घटनाएं दिखाई देंगी, है ना। आमतौर पर जो शब्द हैं वो उकारांत होने लगे थे, इसलिए पुरानी हिंदी उकार बहुला भाषा के रूप में दिखाई देती है। इस चीज की हम लोगों ने चर्चा की थी, उकार बहुला भाषा। ठीक है, उकार बहुला मतलब जैसे ऊ शब्दों से बहुत शब्दों का अंत होना, ठीक है, जैसे पापू, लेहू, कछु, देबू, है ना, ये सारी चीजें उकार बहुला भाषा के रूप में आपको यहाँ पे दिखती हैं। ठीक, अगला क्या है, कहीं कहीं अनुनासिकीकरण के भी उदाहरण दिखते हैं, जैसे छाया का छा, नग्न का नंग। ठीक है, अब व्यंजनों की बात कर लें तो वही क ख ग घ अंग च च ज इ ट ट ट अ, ठीक है, ढ अढ़, ये दो आपको नए मिलते हैं, त त द न प प प म य र ल व श श ह, ये आपको मिलेंगे। छत्रज्ञ नहीं मिलता है। ठीक है, तो व्यंजन ध्यान देंगे, यही मिलते हैं। ठीक है, क ख ग घ अंग च च ज इ ट ट ट अण त त द न प प प म य र ल व श श ह, छत्रज्ञ, तो छत्रज्ञ नहीं मिलता है, ध्यान देंगे। ठीक है, तत्सम शब्दों में जो खटकोड़ वाला श दिखता है, लेकिन श का प्रयोग स के रूप में होता है, जैसे सुंड का सूंड, शंख का शंख, शंख का शंख, है ना। जो शब्दों के मध्य में आने वाले अल्प प्राण व्यंजन है अ या य के रूप में, तथा महाप्राण व्यंजनों का रूपांतरण अ के रूप में हो रहा था। ठीक है, ये पुरानी हिंदी में भी होता है, जैसे कथा का कहा, राजा का राया, नेयर का नेगर, मेघ का में।
प्रारंभ विज्ञापन, ठीक है। इसके अलावा पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी का अंतर इस काल में स्पष्ट होने लगा था। पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जिसने लिख दिया उसका तो समझो हो गया बेटा। जैसे पूर्वी हिंदी का ण की जगह न और पश्चिमी हिंदी में न की जगह ण, उल्टा है ना। पूर्वी हिंदी में ण को न और पश्चिमी हिंदी में न को ण। कैसे याद करेंगे? जैसे पूर्वी हिंदी, जैसे आप पूर्वी हिंदी के जो नजदीकी भाषाएं बोलियां हैं, जैसे बिहारी है ना, बिहारी लोग जो है घृणा को क्या बोलेंगे, घिन आ रही है, ठीक है। वहीं पश्चिमी हिंदी में अब समझिए कि आप खड़ी बोली का अगर देखिए, या जो हरियाणा वगैरह की भाषा है वो सुजान, ठीक है, पठान, ऐसे शब्द बोलते हैं। तो ऐसे याद हो जाएगा, नौ का ड़ यहाँ होता है, वहां ड़ का न होता है, ठीक है। चरण, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चरण, ठीक है। गुण, गुण, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुजान, तीर्ण, पठान, ठीक है। इसके अलावा जो छ है वो पूर्वी हिंदी में छ हो जाता है, जबकि पश्चिमी हिंदी में ख हो जाता है। जैसे लक्ष्मण का लक्ष्मण, अक्षर का अक्षर, ठीक है। यहाँ पे लक्ष्मण का लखन, अक्षर का आखर, ठीक है। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, ठीक है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, है ना। तो आखर शब्द है ना। इसके अलावा सर्वभक्ति की प्रवृत्ति यहाँ पे भी बनी हुई है। प्रकार का प्रकार, दर्शन का दर्शन, है ना। शब्दों के आरंभ में आने वाले जो संयुक्त व्यंजन थे उसमें से एक ही व्यंजन रहा, जैसे स्कंध, कंध, प्रिय, पिय, स्थल, थल, है ना। ये सारी चीजें यहीं से शुरुआत हो गई। क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण की जो प्रवृत्ति थी पुरानी हिंदी में भारी मात्रा में बनी, जैसे पृष्ठ का पीठ, पुत्र का पूत, ठीक है। पूत का पूत तका धन संचय, पूत सपूत तका धन संचय, है ना। कहावत है हमारे यहाँ कि अगर पुत्र कपूत है तब क्या धन संचय, और पुत्र अगर सपूत है तब क्या धन संचय। मतलब कि पुत्र अगर अच्छा है, ठीक है, तो आप धन संचय करके करोगे क्या, वो धन खुद कमा लेगा। लेकिन पुत्र अगर कुपुत्र है, दुष्ट है, तो भी धन संचय करके क्या कर लोगे, सब उड़ा देगा। तो वही पुत्र कपूत घात का धन संचय, है ना। र और ल एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जैसे उज्जवल का उजर, ठीक है, उजर तन, है ना। सरिता का सलिता, ठीक है। तो र और ल एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग होते हैं, है ना। ये उदाहरण आप बता सकते हैं इसमें आपके शब्द ध्वनि संबंधी विशेषताओं में, ध्वनि संरचना या ध्वनि संबंधी विशेषताओं में। तो प्रारंभिक हिंदी या पुरानी हिंदी की भाषा संबंधी विशेषताओं पे भी प्रश्न आ सकता है। तो जब भी ये शायद यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है, एक यहाँ पे और हो जाएगा क्या कि भाषा संबंधी विशेषताएं। तो भाषा संबंधी विशेषताओं में तीनों लिखेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। तो ध्वनि विशेषताएं, व्याकरणिक विशेषताएं, शब्दकोशीय प्रवृत्तियां तीनों लिखेंगे, ठीक है। ये वाला प्रश्न भाषा। हम लोग ओपन टेस्ट कराए तो जिस ट्रेन से हम लोग लखनऊ से आने वाले थे वो ट्रेन जो है रुड़की से आ रही थी और लगभग 10 घंटा लेट थी। 2 बजे हम लोग को, 2:30 बजे हम लोग को ट्रेन पकड़ना था और वो ट्रेन आई 10:30-11 बजे रात में, है ना। 10:30-11 बजे, 12:30 बजे रात में आई। तो हम लोगों ने उस ट्रेन की टिकट को कैंसिल करा करके फिर से ट्रेन बुक कराया और 5-5:30 बजे हम लोगों ने ट्रेन पकड़ा। वो ट्रेन जो है लेट होते होते गोरखपुर पहुंचाई लगभग हम लोग को सवेरे 4 बजे तक, ठीक है। और उसमें भी सोने को नहीं मिला, इतने काक्रोश थे भाई। ट्वीट करने पे हाल ये था कि कोई मतलब ट्वीट करने पे तुरंत रिप्लाई आया लेकिन कोई भी कार्यवाही उसके कारण नहीं हुई। एक कार्यवाही हुई थी बढ़नी पे, ले आकर के, वो बढ़नी स्टेशन पड़ता है रास्ते में, तो ले आकर के एक स्प्रे मार दिया था, वो रेड किल नहीं, कौन सा स्प्रे होता है, मकड़ी मतलब कॉकरोच मारने वाला, उससे और ज्यादा निकल के घूम रहे थे। तो पूरा जो है तब से सोना नहीं हो पाया और ठंडी ऐसी पड़ रही कि गला जो है बैठ करके जाम हो गया। लेकिन तब भी दवा खा करके मैंने कहा नहीं भाई, वीडियो गैप हो रहा था बहुत ज्यादा, उसके लिए बहुत बहुत माफी चाहता हूँ, है ना। कोशिश रहेगी कि वीडियो सारे आपको कंटिन्यूज आए और जल्दी से जल्दी हम लोग फरवरी से के अंत तक ये जितना भी हम लोग का सिलेबस है इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो जो भी आपके ध्वनि संबंधी संरचना थी उसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग चलते हैं व्याकरणिक संरचना पे, ठीक है। तो आरंभिक हिंदी की व्याकरणिक संरचना को निम्नलिखित बिंदुओं के अंदर देख सकते हैं। जैसे आरंभिक हिंदी बेसिकली है क्या, ये वियोगात्मक प्रवृत्ति को आगे बढ़ाती है। नए नए व्याकरणिक प्रत्यय, विशेषकर जो परसर्ग थे, कृदंतीय
रूप थे ये विकसित हुए, थोड़े बहुत सविभक्तिक प्रयोग यहाँ पे मिलते हैं। प्राय जो है निर्विभक्तिक प्रयोग यानी कि बिना कारक के चिन्हों के साथ जो सभी कारकों के अर्थ प्राप्त होते हैं, निर्विभक्ति प्रयोग, ये आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, तो ये इसकी प्रारंभिक विशेषता है। यानी कि संस्कृत की जो संयोगात्मक प्रवृत्ति से हिंदी की जो वियोगात्मक प्रवृत्ति है, उसका जो लंबा चरण है उसमें एक प्रमुख स्थान रखता है आरंभिक हिंदी या पुरानी हिंदी। ठीक है, और ये प्रवृत्ति जो है पुरानी हिंदी में जो वियोगात्मक प्रवृत्ति होती है स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं संज्ञा एवं कारक व्यवस्था के आधार पे। ठीक है, तो संज्ञाओं के सविभक्तिक रूप मिलने लगभग समाप्त हो गए थे और प्रसर्गों का तीव्र विकास यहाँ पे आपको मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ जगह नहीं छोड़ा है टाइप, प्रसर्गों का आपको तीव्र विकास मिलता है। जैसे मैं बता दे रहा हूँ कुछ प्रसर्ग यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, ये टाइप करने में जगह यहाँ पे छूट गया है। जैसे कर्ता, ठीक है, तो कर्ता के आगे लिख लीजिएगा न और ने, कर्ता ने यहाँ पे विकसित होना, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, कर्म, तो कर्म के आगे क्या लिखना है, कर्म, कर्म के आगे हो जाएगा कर्ता ने कर्म, ये कह। ठीक है, को, कु, एक सेकेंड फिर से लिख दे रहा हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये जाएगा क्या भाई, कर्ता नहीं हो जाएगा। ठीक है, कर्म में हो जाएगा कह, को, कु। ठीक है, कर्ता ने कर्म कु। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, तो ने कर्ता ने कर्म को। ठीक है, ये देखिए पुरानी हिंदी से ही आधुनिक हिंदी की शुरुआत मानी जा रही है लगभग। ठीक है, फिर कर्ता ने कर्म को संप्रदान। ठीक है, कर्ता ने कर्म को संप्रदान, कर्ता ने कर्म को संप्रदान। ठीक है, संप्रदान में क्या हो जाएगा, लागी। ठीक है, तई, और क्या हो जाएगा, तई लागी, लग्गी, तण। ठीक है, लग्गी। ठीक है, ये सब हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को संप्रदान, ये लिख लीजिएगा। फिर और मिटा करके बाकी लिखता हूँ, नहीं तो यहाँ जगह ही नहीं छोड़ा है भाई। ठीक है, कर्ता ने कर्म को संप्रदान हो गया, और कर्ता ने कर्म को संप्रदान। ठीक है, करण और अपदान के लिए एक जैसे चिन्ह थे, आपस में एक दूसरे की जगह प्रयोग होते थे करण और अपदान के लिए। ठीक है, इसमें क्या थे, सौ। ठीक है, सौ, सौ। ठीक है, सौ, सौ, सै। ठीक है, ते, तैं, हुत, हुते। ठीक है, हुत, हुते, करण और प्रदान के लिए। ठीक है, संप्रदान हो चुका था। अब क्या बचा है, संबंध। ठीक है, संबंध में आप लिख सकते हैं यहाँ पे क, का, कै, की। ठीक है, केर, बड़ा डिस्टर्ब कर। ठीक है, केर, और क्या लिख सकते हैं, केर, ये सब इतना बहुत है। ठीक है, संबंध हो गया, एक और बच रहा है अधिकरण। ठीक है, अधिकरण। ठीक है, अधिकरण, तो में, मह, माज, पर, पै। ठीक है, ये सब लिख सकते हैं। संबोधन अभी यहाँ पे विकसित नहीं हुआ था, है ना, तो ये चीजें बता सकते हैं। अब क्या है, इसके अलावा कुछ प्रयोग ऐसे थे जिसमें विभक्तियों का प्रयोग हुआ, जैसे ही, ऐसी विभक्ति पिछली बार हम लोग याद करिए अवहट्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, वही चीजें यहाँ चिप दीजिए, है ना। ही ऐसी विभक्ति जिसमें सभी कारकों का काम प्राय चल जाता है, जैसे राजा गर्भ ही बोले ही नाही, बोले नहीं। ठीक है, चरणोदक ले सिर ही चढ़ावा, तो ही प्रयोग, ही विभक्ति का प्रयोग जो है करण के लिए भी और अधिकरण के लिए भी, दोनों के लिए हो रहा है। ठीक है, तो ये उदाहरण आप देख सकते हैं। कुछ प्रयोग ऐसे हैं जिसमें न तो प्रसर्ग है न ही विभक्ति, जैसे बिरही तपाई तपाही, मान बढ़ावत, है ना, तो इसमें न तो विभक्ति है न ही प्रसर्ग है। बहुवचन बनाने की बात करें अगर बहुवचन के संदर्भ में, तो यहाँ क्या बताएंगे कि संस्कृत के 2 वचनों से 3 वचनों से 2 वचन बने, और
सबसे बड़ी बात है हिंदी का, जो पुरानी हिंदी का योगदान क्या है, तो यहाँ पे बहुवचन बनाने के नियम जो है स्पष्ट होने लगे थे। जैसे पुल्लिंग में बहुवचन के लिए ए और अन प्रत्यय जोड़ देना, ठीक है, पुल्लिंग के लिए ए और अन्य प्रत्यय जोड़ देना, जैसे बेटे, ठीक है, तो ए बेटा, ए जोड़ दिया, बेटे बेटा, बेटन, अन प्रत्यय, ठीक है। स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग में एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए कई विकसित हुए प्रत्यय, जैसे अन, अनह, ए, आ, ठीक है, जैसे अखी, अखिया, अखियां, ठीक है ना, सखियन, बीथिन, अखियां, ठीक है, ये सब आप बता सकते हैं। अगर लिंग की बात करें तो लिंग के स्तर पर नपुंसक लिंग का अभाव आरंभिक हिंदी में पूर्व से ही आपको दिखता है, आरंभिक हिंदी से पूर्व ही दिखता है, लेकिन लिंग भेद के अनुसार शब्दों का स्वरूप यहाँ पे निश्चित होने लगा था। तो बता सकते हैं कि लिंग परिवर्तन के भी नियम यहाँ पे बनने लगे थे, और प्राय स्त्रीलिंग जो शब्द थे वो इकारांत होने लगे थे, जैसे आंखी, आगी, औरती, पापिनी, दुल्हन, गावहु मंगल चार, घर आए राजा राम भरतार, ठीक है, तो दुल्हन, है ना, ये सब, ठीक है। सर्वनाम की बात करें तो आरंभिक हिंदी के सर्वनाम लगभग पूरी तरह से पुरानी हिंदी में आपको दिखाई देते हैं। आरंभिक हिंदी के जितने भी सर्वनाम हैं वो आपको पूरी हिंदी में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो जैसे आप बता सकते हैं मैं, मेरा, मोरे, ठीक है, बहुवचन में हम, हमार, हमारा, ठीक है। मध्यम पुरुष की बात करें तो तुम, तुम्हार, तेरा, ठीक है, बहुवचन में तुम, तुम्हारा, तिहारे, ठीक है। अगर एक वचन में बात करें अन्य पुरुष की तो सो, से, ठीक है। बहुवचन की बात करो तो ते, वे, वह, है ना, ये सारी चीजें आपको वहां पे दिखने लगती है, ठीक है। लिख दूं कि काम चल जाएगा, ठीक है, लिख ही देता हूँ, नहीं तो कल आप लोग कमेंट करेंगे कि सर ये क्या हुआ, तेरा वादा, ठीक है, तो लीजिए वादा पुरानी हिंदी में दिखाने लगते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, देखो कमाल, पेंसिल का नोक थोड़ा पतला कर लो, ठीक है। अब जैसे एक वचन, बहुवचन, देखो बच्चों की तरह इमला लिख लो बच्चों, इमला, अरे ये क्या हो गया, थोड़ा सा बस आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा। एक वचन, बहुवचन, अरे तीन तो पुरुष कौन रहते हैं, ठीक है, तीन पुरुष, तीन महिला, एक दो तीन चार, हाँ ठीक है, तो ये जाएगा उत्तम, मध्यम, अन्य, ठीक है। तो एक वचन में उत्तम, मध्यम, अन्य, ठीक है। तो जैसे मैं जैसे क्या है एक वचन में, मैं, हूँ, मेरो, मेरा, ठीक है, मेरो, मेरा, ये सब, ठीक है। एक और है, क्या नाम नाम भूल रहा है भाई, आजा 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 जल्दी, ठीक है, मेरा, ठीक है, मुझ, मुझू, ठीक है, बहुत कम मिलता है लेकिन मिलता है, ठीक है। बहुवचन में हम, हमार, म्हारो, केसरिया बालम पधारो म्हारो देश, है ना, केसरिया बालम पधारो मारे देश, म्हारो, म्हारो, मारे, मारे नहीं म्हारो, है ना, म्हारे, हमारा, ठीक है, हम, हमार, हमारा, है ना, ये सब चीजें हैं, ठीक है। मध्यम पुरुष की बात करें तो तू, ठीक है, तू हूं, तैं, ठीक है, ये सब है। तो ही, तेरा, तोर, ठीक है, ये सब, है ना। अगर बात करें बहुवचन की तो तुम, तुम्हारा, तिहारे, अखिया दुखिया नहीं मानती हैं, कैसे है, पिया तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती हैं, तिहारे। अन्य पुरुष की बात करें तो अन्य पुरुष में सो,
भाई चूहा, चूहा राम, काटिएगा मत, ठीक है। तो सो सही हो जाएगा, ठीक है। बहुवचन की बात करें तो ते, वे, वै, वै, ठीक है। ये आपको आपको सर्वनाम के रूप दिख जाएंगे, ठीक है। सर्वनाम के रूप आपको दिख जाएंगे, ठीक है। सो से, सो से, सो, ये से भी होगा, ठीक है। एक और चीज आ जाए, ताही, ठीक है। ताही, ताही नमाय, ठीक है, ताही, ठीक। ये चीज आपको वहां पे दिखेगी, है ना। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिख लिया होगा तो वीडियो पॉज करिएगा, देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। जिस भी बुक में पढ़ेंगे ना हर जगह मिलेगा, परेशान मत होइए। तो आरंभिक हिंदी में सर्वनाम जो है लगभग पूरी तरह से पुरानी हिंदी में, आरंभिक हिंदी के जो सर्वनाम है लगभग पूरी तरह से, सॉरी, इसमें आधुनिक हिंदी के जो सर्वनाम है वो पुरानी हिंदी में दिखाने लगते हैं, है ना। संज्ञा के अनुसार विशेषणों में लिंग परिवर्तन ये सब परिवर्तित होने लगे हैं। जैसे पीत वसन को पीरो वसन, लिंग उच्च का ऊंच, ऊंचो, ऊंचे, ऊंचे। तो संज्ञा के अनुसार विशेषण के लिंग और वचन ये सब अब परिवर्तित होने लगे हैं यहीं पे, ठीक है। तो आधुनिक हिंदी की शुरुआत मानी जाती है। जो आरंभिक हिंदी की क्रिया रचना है उसमें भी संज्ञा के अर्थ में क्रियाएं हैं, या जो क्रियार्थ संज्ञाओं के अंत में ड़ या ड़ू के जो प्रसर्ग लगाने की प्रवृत्ति यहाँ पे दिखती है। जैसे चलन, पढ़णु, कहण, कहण लागे, चलन लागे, ठीक है। तो ये सब चीजें है ना। तिरंत क्रिया रूपों के स्थान पे कृदंत क्रिया रूपों की प्रमुखता, ठीक है। तो जो ती से अंत था उसकी जगह कृदंत रूप आ जाता है। जैसे चली हैं, चलहूं, करी हैं, करी हूं, पी हैं, पी हूं, ठीक है। मारी हैं, मारी हूं, है ना। ये सब चीजें आपको मिलेंगी। पूर्वकालिक क्रियाओं के लिए प्राय ई प्रसर्गों का प्रयोग होता है। जैसे चली, पठी, उठी, करी, बैठ, ठीक है, सूती, है ना। संयुक्त क्रियाओं की प्रवृत्ति जो अवहट में तेजी से विकसित होने लगी थी यहाँ पे और बढ़ती गई। जैसे उड़ चली हैं, कहे जाते हैं, देखो चाहत, सुनी सकत हो, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको यहीं पे संयुक्त क्रियाओं की प्रवृत्ति आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। तो ये सब चीजें आप बता सकते हैं व्याकरणिक संरचना के स्तर पे, ठीक है। फिर एक चीज और थोड़ी सी छूट रही है, जैसे क्रिया विशेषण, ठीक है। तो क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण में भी व्यापक रूप से विकास होता है। जैसे क्रिया विशेषण, ठीक है। क्रिया विशेषण में भी आप बता सकते हैं कि जब, अबहीं, ठीक है, जब लागी, ठीक है, जब लागी, ठीक है, जब, अबहीं, ठीक है, कहवा किते, है ना। ये सब चीजें थी, मतलब क्रिया विशेषण के रूप में बता सकते हैं। जब लागी, जब लागी, ठीक है। एक अब जब, जब वहीं, ठीक है, जब, जब वहीं, ठीक है, क्रिया की विशेषता बता रहा है ना। जब लागी, जब, जब वहीं, है ना। अजहूं, यह अजहूं है छोटी, मैया मोई, मैया मोई, कैसे, मैया मोई दाऊ बो, नहीं ये वाली नहीं है भाई। मैया कितनी देर मोई दूध पियत भैया अजहूं है छोटी, मैया कबहू बढ़ेगी छोटी, ठीक है। कृष्ण जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है, सूरदास ने लिखा है। बताते हैं, कृष्ण बोलते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी दूर देर मुझे दूध पियत भैया अबहू है छोटी, अजहू है छोटी, तो अजहू, है ना। और ठीक है। तो एक आध दो क्रिया विशेषण के उदाहरण आप दे सकते हैं। इसके अलावा ये सब चीजें बता दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं शब्दकोशी विशेषताएं। तो शब्दकोशी विशेषताओं में भी तत्सम तद्भव का जिक्र करेंगे, और जो पुराने तत्सम तद्भव के उदाहरण थे सेम वही उठा करके लाके यहाँ पे भी पटक देंगे, ठीक है। कोई अंतर नहीं है। तो तत्सम और तद्भव शब्दों की भी विशेषताएं जो आपके अवहट में आप लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। एक बार देखिए, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अवहट में यही कि तद्भव शब्दों की संख्या सबसे अधिक, ठीक है। यह प्रक्रिया जो है आपका पुरानी हिंदी में भी चलती रही, ठीक है। देशज शब्द, फिर एक है तत्सम शब्दों भी अपभ्रंश में पुनः आने लगे, यही पुरानी हिंदी में फिर से आने लगे, ठीक है। अब देशज शब्द भंडार और जो विदेशज परंपरा शब्द, विदेशज शब्द भंडार थे, ये इसमें बहुत ज्यादा दिखती है, ठीक है। जैसे देशज शब्द भंडारों की बात करें तो आपको कुछ चीजें जैसे गुंडा, ठीक है, बेटा, ठीक है, गुदड़ी का लाल, गुदड़ी,
ठीक है, गुदड़ी, घाघरा, घाघरा चोली नहीं, घाघरा नदी, ठीक है, खलहल, खल खलकुटनी, है ना, कुकुर, 12 वर्ष के कुकुर जिन्हें 13 लें जिए या बरिस 18 छत्री जीवन आगे जीवन को धिक्कार, ठीक है। ठमकाना, ठमकाना, ठीक है, खट्टा, ठीक है, ठमकाना, खट्टा, ठीक है, ये सब चीजें आपको देशज शब्द भंडारों में भारी वृद्धि दिखने की। और बता सकते हैं कि इस्लाम के आगमन के बाद दोनों संस्कृतियों की टकराहट होती है और इस टकराहट में साहचर्य की लंबी परंपरा स्थापित होती है, ठीक है। और धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत के बाद फिर मुगल काल का दौर चलता है और लंबी साहचर्य की अवधि में विदेशी शब्दों की मात्रा यहाँ पे तेजी से बढ़ने लगती है, जैसे इलाम, ठीक है, तो इनाम को इलाम बोला जाता है, ठीक है, कमान को ठीक है, कमान को कम्भाड़ बोला जाता है ना। तोप को क्या बोला जाता है, तुफक, तुफक, ठीक है, तो तोप को तुफक बोला जाता है। ये सब चीजें आप बता सकते हैं, ठीक है। पील, पील हाथी, ठीक है, पीलवान, हाथीवान, ठीक है, पील हाथी। और एक और शब्द था नरक, तुमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तो तुमको दोजक में भी जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। जब कोई प्रेमिका, जब कोई प्रेमी जो है अपने प्रेमिका जो है अपने प्रेमी को छोड़ करके जाती है तो प्रेमी क्या बोलता है कि जा रही है जा, लेकिन तुझे दोजक भी नसीब नहीं होगा, ठीक है, तो दोजक, है ना। तो पुरानी हिंदी की शब्दकोशी विशेषता है ये आप बता सकते हैं, है ना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतना सफिशियंट, ठीक है। और फिर जब बात करेंगे निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष में क्या बता सकते हैं कि समग्र रूप से पुरानी हिंदी वास्तविक रूप से आधुनिक हिंदी की प्रवृत्तियों को धारण करती है और समय काल में और चिकनी होते हुए और इसमें मानकीकरण होते हुए, मानकीकरण आधुनिक 19वीं शताब्दी के आरंभ में मानकीकृत होते हुए ये आधुनिक हिंदी में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि आधुनिक आर्य भाषा के रूप में पुरानी हिंदी जो है वो हिंदी के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है, क्योंकि जितनी भी भाषिक प्रवृत्तियां हैं वो सारी आपको यहीं पे दिखती हैं। तो निष्कर्ष में आप इस चीज को कोट कर सकते हैं। ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, जिनका भी नोट्स, अच्छा इस पे नोट्स भेजिएगा प्लीज, ठीक है, तो नोट्स जरूर भेजिएगा। आशा करता हूँ जल्दी मुझे नोट्स मिलने के शुभ समाचार प्राप्त होंगे, ठीक है। वीडियो क्लास कैसी लगी कमेंट करिए, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में साझा कीजिए। यूपीएससी हिंदी का ऐप 26 जनवरी के आसपास लॉन्च होने वाला है, तो फिर हम लोग देखते हैं कैसा क्या होता है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।